प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 10 की गणित के बारे में अध्याय 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस अध्याय में हम लोग त्रिभुज के बारे में समझेंगे। हम लोग कक्षा 9th में त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग पुनः इसका रिवीजन करेंगे, लेकिन इस सेशन में हम लोग त्रिभुज की समरूपता के बारे में समझेंगे, जो हम लोग कक्षा 9th में त्रिभुज के सर्वांगसम की दशा वहाँ पढ़ी थी। यहाँ हम लोग समरूपता की कंडीशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं कि त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के शीर्ष क्या होते हैं, त्रिभुज के कोण क्या होते हैं। इनके बारे में हम लोग सबसे पहले इनके समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो देखिए, त्रिभुज है, हम लोग ये जानते हैं कि त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। तीन सरल रेखा से घिरी हुई या बंद हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जिसमें हमें दिए रहते हैं, हमें दिए गए हैं जिनके बिंदु हम ये कह सकते हैं ए बी सी, ये तीन बिंदु दिए गए हैं। हम ये कह सकते हैं इसमें तीन बिंदु होते हैं और इसमें बिंदु के साथ साथ तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। और अगर हम ये कहें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल अगर हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर ये कह सकते 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। हमें कक्षा 9th में ये भी बताया होगा कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के शीर्षलंब क्या होते हैं, तो ये हम लोग ने पढ़ चुका है। लेकिन यहाँ हमें त्रिभुज की माध्यिका और त्रिभुज के शीर्षलंब की जरूरत नहीं है। हमें केवल त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज की बिंदु क्या होते हैं, त्रिभुज के कोण क्या होते हैं, त्रिभुज के शीर्ष कितने होती हैं, त्रिभुज की भुजा क्या होती हैं। तो देखिए, त्रिभुज की भुजा क्या कौन कौन सी होंगी, तो ध्यान से देखिए, यहाँ त्रिभुज की भुजा हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज की भुजा कौन कौन सी होगी। अगर भुजा के बारे में समझें तो भुजा देखिए, भुजा के बारे में अगर हम समझते हैं तो भुजा कौन कौन सी होगी, तो भुजा ए बी हो गई हमारी, कामा ए की ए बी हो गई, कामा ये बी सी हो गई और कामा ये सी ए हो गई। तो भुजा हमारी तीन होती हैं, तो ए बी सी सी ए, इनको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, सी ए बी और बी सी, ऐसे करके हम पढ़ सकते हैं। लेकिन उनका क्रम कैसे लिखा हुआ है, हमारा त्रिभुज का नाम क्या है, यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि त्रिभुज का हमारा नाम क्या है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हम त्रिभुज का नाम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी, ये क्रम होना चाहिए। तो इसी क्रम में हमें लिखना भी पड़ेगा कि ए बी सी सी ए। तो भुजा भी हमारी कितनी होती है, तीन। अब हम लोग प्रकार के बारे में समझते हैं कि त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा त्रिभुज के प्रकार, लेकिन वो वर्गीकृत जो किए गए थे वो दो प्रकार से वर्गीकृत किए गए थे, एक भुजा के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। अगर हम भुजा के आधार पर समझते हैं कि भुजा के आधार पर कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देखिए, अगर भुजा के आधार पर समझेंगे, भुजा के आधार पर कितने हैं, तो भुजा के आधार पर अगर हम देखते हैं तो नंबर 1 में हमें बताया गया था कि भुजा के आधार पर देखे जाएंगे। नंबर 1 क्या था, भुजा के आधार पर थे। और जो दूसरा कंडीशन थी वो किसके आधार पर थे, वो हमारे थे दूसरे कंडीशन में कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर तो अलग होते हैं और भुजा के आधार पर अलग होते हैं। तो कोणों के आधार पर हम देखेंगे कोणों के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो कोणों के आधार पर हम देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए, कोणों के आधार पर कौन से हैं, सबसे पहले हम भुजा के आधार पर समझ लेते हैं भुजा के आधार पर कौन से हैं। तो भुजा के आधार पर हमारे कितने होते हैं, तो भुजा के आधार पर होते हैं हमारे तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, भुजा के आधार पर कौन कौन से हैं, तो हमें तीन प्रकार के दिए गए। अगर हम तीन प्रकार के देखते हैं, देखिए कौन से, तो नंबर 1 में हमें ये बताया गया है भुजा के आधार पर। तो एक हम पहले त्रिभुज के सहारे से बता दे रहे हैं त्रिभुज में कौन कौन से होते हैं। अगर हम एक त्रिभुज लें कि त्रिभुज में कौन कौन से होंगे, अगर हमें ये आप लोगों के सामने एक त्रिभुज है, अगर हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज हमें दिया गया है और त्रिभुज में ये बताया जाए, सबसे पहले हम भुजा के आधार पर बता रहे हैं, तो अगर ये हमें बताया जाए कि ये बिंदु इनके दिए गए हैं ए बी सी, अगर इसकी भुजा 5 है, इसकी भी भुजा 5 है, इसकी भुजा भी 5 है, अगर हमें तीनों भुजा बराबर दी गई हैं, तो कैसा त्रिभुज हमारा, समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज हमारा, समबाहु त्रिभुज है। यदि अगर दिए गए त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हों तो हमारा कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। तो 5 की जगह पर कोई भी हो सकती है, 6 7, तो यहाँ 6 6 6, तो सभी भुजा कितनी कितनी होनी चाहिए, 6 6 की। अगर हम इन सभी भुजाओं को ये कहते हैं कि यहाँ पर हमें कितने कितनी दी हो, देखिए यहाँ पर कैसे कैसे हो, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी भुजा सभी कितनी दी हो, तो ये हम कह सकते हैं, देखिए
यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, ये हमें बी दिया, तो अगर ये भुजा एक ही है, ये भुजा एक ही है, तो सभी भुजा अगर ए एक ही है और सभी भुजा समान है तो कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। अब अगले त्रिभुज के बारे में चलते हैं। अगला त्रिभुज क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, यदि अगला त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, और ऐसा त्रिभुज जिसमें हमें कितनी भुजा बराबर दी हो? 2 भुजा बराबर दी। कितनी भुजा बराबर दी हो? 2। अगर ये 4 की है और ये 4 की है, ये कितने की हो? 5 की। तो अगर 2 भुजा बराबर है तो कैसा त्रिभुज होगा? तो हम ये कह सकते हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब हम लोग अगले त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। अगला त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें देखिए, ये तो इसमें हम ये कह सकते हैं, चलिए इसी को बना लो। देखो, जैसे हम ये कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज, हाँ ये देखिए, अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये ए और इसको बी मान कर चलते हैं, इसको सी, और इसको हम 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, इसकी भुजा 7 मान लेते हैं, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? तो ये एक विषमबाहु त्रिभुज हो गया, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो, उसको हम कैसे त्रिभुज कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। ये आप लोग ऊपर चुके हैं। अब हम किसके आधार पर समझेंगे? कोणों के आधार पर समझेंगे। कोण के आधार पर कैसे हैं? तो देखिए, कोणों के आधार पर अगर हम समझेंगे तो कोणों के आधार पर कैसे होंगे? तो अगर हम कोणों के आधार पर समझें तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, कोणों के आधार पर समझ लेते हैं। तो यदि अगर हम ये समझें कि यदि ये ए बी सी, और इसमें से हम ये कह सकते हैं कि इनके कोण सभी क्या हों? न्यून कोण हो। जैसे मान लो अगर इनको हम 60-60 अंश के रखते हैं, कितने कितने अंश के रखते हैं? 60-60 अंश के रखते हैं। अगर सभी कोण क्या हो? न्यून कोण हो या 90 अंश से कम हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर हम दूसरे कोण की बात करते हैं कि दूसरा कोण क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, अगर हम दूसरे कोण की बात करते हैं तो देखिए, दूसरे कोण की बात करते हैं, दूसरे कोण की, यदि अगर कैसा हो, यदि अगर एक कोण हमारा कैसा हो, एक कोण हमारा कैसा हो, एक कोण हमारा समकोण हो, बाकी 2 कोण क्या हो? न्यून कोण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। कैसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण हमारा 90 अंश को, बाकी शेष 2 कोण कैसे हो? न्यून कोण हो, वही हमें कैसे होते हैं? त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज होते हैं। ये आप लोगों को बताया गया होगा कि त्रिभुज कैसे होते हैं। अब देखिए, आगे हम एक त्रिभुज के बारे में और बात कर लेते हैं। कौन सा त्रिभुज होना चाहिए? तो ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं कि देखिए, इसको ऐसे बनाते हैं। हाँ, ये देखिए, इसमें हम ये कह सकते हैं, ये ए है, ये क्या है? ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। ये कितने हैं? ये 90 अंश से ज़्यादा, मान लो इसको 100 अंश मान लो, और इसको मान लो 50 अंश, और इसको मान लो 30 अंश। तो हमें ये समझ में आता है कि ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक हो और बाकी शेष 2 न्यून कोण हो, उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। तो हमें ये 90 अंश से अधिक दिया गया है, तो इसलिए अधिक कोण त्रिभुज है। लेकिन इसका एक कोण 90 अंश से अधिक है, बाकी शेष 2 कोण न्यून है। अगर यदि कोण 2 बराबर होते हैं तो उनकी 2 भुजाएं भी बराबर होंगी, ये चीज़ याद रखिए। अब हम लोग आगे समझते हैं समरूप आकृति के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? समरूप आकृति के बारे में समझते हैं। यदि आकृति हमारी कैसी है? समरूप आकृति में कैसे समझेंगे? जैसे देख लीजिए, अगर हम 2 त्रिभुज लेकर चलते हैं, कितने त्रिभुज लेकर चलते हैं? सबसे पहले हम 2 त्रिभुज लेकर चलते हैं। एक त्रिभुज ये हो गया आपके सामने, एक त्रिभुज ये हो गया, और इसी का अगर हम ये दूसरा त्रिभुज बना दें, और एक त्रिभुज ये हो गया। अब हम इसकी इन दोनों आकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या ये समरूप है? तो अगर हम ये कहें कि समरूप आकृति देखने के लिए हमें यहाँ समरूप आकृति अगर हम देखने के लिए ये कहें कि हम इनके माप देखें कि माप बराबर है कि नहीं, ये हम चीज़ इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये समरूप है कि नहीं? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि वो आकृति जिसका आकार क्या हो? समान हो, परंतु वो उनके माप समान ना हो, वो सारी आकृति क्या होती हैं? समरूप आकृति। अब उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये आकृति सारी हमारी क्या हो। जैसे हम ये मान लें, इस त्रिभुज को मान लेते हैं पी क्यू और आर। इस त्रिभुज को क्या मान लेते हैं? पी क्यू आर। और इस त्रिभुज को मान लेते हैं ए बी और ये सी। ये 2 त्रिभुज हैं। अगर हम ये कह दें कि ये तो त्रिभुज
इस त्रिभुज का समरूप आकृति कैसे बताएंगे? तो दो कंडीशन होती है। सबसे पहले हम इनके भुजा के अनुपात पर देखेंगे कि ये समरूप है कि नहीं। पहले हम क्या देखेंगे? इनके भुजा के अनुपात पर देखेंगे कि ये समरूप है कि नहीं है। फिर दूसरे पर हम इनके कोणों पर देखेंगे कि ये समरूप हैं कि नहीं, या इनके कोण बराबर हैं कि नहीं, कितने कोण बराबर होने चाहिए तब वो समरूप होगी। अब देखिए, यदि अगर इनके भुजा का हम दे दें, जैसे मान लीजिए अगर ये 2 की है, ये 3 की है और ये 4 की है, इसको हम लिख दे रहे हैं 4 की, 6 की और 8 की। अब हमें ये तो पता चल रहा है, इस आकृति को देखकर ये हमें पता चल गया कि ये आकृति कैसी है। लेकिन हम पहले इसमें ये देखेंगे कि हम इनको निश्चित ये नहीं कह सकते कि इनकी आकृति की माप नहीं बराबर है तो ये समरूप नहीं होंगे। नहीं, वहाँ पर हम आकृति को समरूप देखने के लिए क्या देखेंगे? उनके भुजाओं का अनुपात देखेंगे। यदि सभी भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है तो वो समरूप आकृति होंगी। अगर इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है तो समरूप आकृति नहीं होगी। तो अभी हम पहले केवल समरूप के बारे में समझ लेते हैं, कौन कौन से समरूप आकृति हो सकती हैं। जैसे आपका त्रिभुज हो गया, समरूप हो सकती हैं। और कौन सा हो गया? तो जैसे आपका एक वृत्त के रूप में हो सकता है, वृत्त के रूप में एक ये वृत्त हो सकता है और एक ये, तो ये दोनों कैसी आकृति हैं? तो समरूप आकृति हैं। ये हम आकृति के बारे में समझ सकते हैं। और कौन कौन से हो सकती हैं? तो और आपका हम ये कह सकते हैं, एक आयत के बारे में समझ लेते हैं। आयत के बारे में तो देखिए, एक आयत भी हो सकते हैं, ये एक वर्ग हो गया और ये एक दूसरा वर्ग। तो ये दोनों हमारी कैसी आकृति हो सकती हैं? ये भी हमारी समरूप आकृति हैं। तो वो त्रिभुज आपका हो गया, वर्ग हो गए, आयत हो गए और वृत्त हो गए, ये सभी आकृति आपकी क्या होती हैं? समरूप होती है। अगर हम एक षष्ठभुज के बारे में समझते हैं, षष्ठभुज या समबाहुभुज, समबाहुभुज के बारे में, या हम बहुभुज के बारे में समझते हैं। देखिए, बहुभुज में यानी ये षष्ठभुज हो सकता है, ये भी एक दूसरे आकृति के बारे में, ये समरूप आकृति के रूप में होंगी। अगर आपसे पूछता है क्या बहुभुज भी आकृति हमारी समरूप आकृति में होगी, तो हाँ, वो भी समरूप आकृति में होगी। ये चीज़ इतना हमें ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में समझते हैं कि समरूप त्रिभुज में क्या क्या होंगी। तो ध्यान से देखिए, हम एक त्रिभुज लेते हैं, यहाँ हम लोग 2 त्रिभुज लेंगे और दोनों त्रिभुज के बारे में हम ये समझेंगे कि समरूप हैं कि नहीं और समरूप कब होंगी, ये भी चीज़ हमें ध्यान से देखना है। अब देखिए, इसके नाम लिखते हैं। इसका नाम ए, बी, सी, इसका नाम पी, क्यू, आर। अब देखिए, इसकी मान लेते हैं 2 की, ये इसको मान लेते हैं 3 की और ये मान लेते हैं 5 की। इसको मान लेते हैं 4 की, ये 6 की और ये 10 की। अब देखिए, इनको समरूप कैसे हम देखेंगे, कैसे बताएंगे कि ये समरूप आकृति है। तो ध्यान से देखिए, हमें इनको सबसे पहले ये देखना है कौन कौन से हम त्रिभुज लेकर चल रहे हैं। त्रिभुज कौन कौन से हैं हमारे पास? पहला त्रिभुज पी क्यू आर है और साथ में दूसरा त्रिभुज क्या है हमारा? तो त्रिभुज ए बी सी है। ये हमें त्रिभुज दिए गए। अब इनको भुजा का अनुपात लिखते हैं कि हम कैसे इनका अनुपात। तो ध्यान से देखिए, यहाँ कोई ये क्रम इनका, ये ध्यान से रखेंगे किस क्रम में हम रखेंगे, उसी क्रम में हम उन भुजाओं के अनुपात को भी रखेंगे। जैसे हम पहले पी क्यू है, तो यहाँ हम लेंगे, क्या लेंगे? सबसे पहले पी क्यू। तो पी क्यू बटे क्या हो जाएगा? ए बी। पी क्यू बटे क्या हो जाएगा? ए बी बराबर, दूसरा क्या हो जाएगा? पी आर बटे ए सी। पी आर यानी ये वाली भुजा किसके बटे में होगी? ए सी के बराबर। क्यू आर बटे क्या होगी? बी सी। ये हमें बराबर में दी जाएंगे। अब हम आगे इनके भुजाओं का अनुपात में रखते हैं, कितनी कितनी हमारी भुजा दी गई। ध्यान से देखिए, इनकी भुजा के अनुपात में रखेंगे तो क्या क्या हो जाएंगे? पी क्यू कितना दिया हुआ है? तो पी क्यू हमारा 2 दिया हुआ है, बटे ए बी कितना दिया हुआ है? तो ए बी हमारा 4 दिया हुआ है, बराबर। पी आर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है,
और ए सी कितना दिया हुआ है हमारा 6 दिया हुआ है बराबर क्यू आर कितना दिया हुआ हमारा 5 दिया हुआ है और बी सी कितना दिया हुआ हमारा 10 दिया हुआ है। अब हमें तो अभी देखने में लग रहा है कि ये तो बराबर इनका अनुपात है नहीं, तो ये त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, लेकिन इनको हम सबसे पहले हल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, इनको जब सरल करोगे तो 2 एकड़ नम 2, 2 दूना 4, 3 एकड़ नम 3, 3 दूना 6, 5 एकड़ नम 5, 5 दूना 10। तो अब इनका सभी का अनुपात क्या आ गया, समान आ गया। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इन सभी का अनुपात क्या आ गया, बराबर हो गया। हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो ये समरूप का चिन्ह है, तो हम ये कहेंगे कि समरूप है। लेकिन हाँ, अब जो हम लोग समरूपता सिद्ध कर रहे हैं, सर्वांगसम की दशा नहीं सिद्ध कर रहे हैं। अगर सर्वांगसम की दशा सिद्ध करते हैं तो वहाँ पर हमें भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होता, वहाँ केवल भुजा बराबर होती है। यहाँ भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर हम सर्वांगसम की दशा सिद्ध कर रहे हैं तो वहाँ भुजा हमारी बराबर होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखें। ये तो हमारी त्रिभुज की समरूपता के बारे में पता चला कि त्रिभुज की समरूपता है कि नहीं। तो हमें देखना है कि त्रिभुज समरूप कब होगा। अब देखिए, एक दूसरी आकृति ले सकते हैं कि समरूप बहुभुज कैसे होंगे, तो ये तो अभी आपको पीछे बता दिए हैं। अब देखिए, हम एक आकृति और ले सकते हैं। कैसी आकृति, तो एक आयत लेकर देख सकते हैं या एक वर्ग लेकर देख सकते हैं। देखिए, मान लो ये एक वर्ग ये दिया हुआ है और एक वर्ग ये दिया हुआ है, ये इसके बारे में समझ सकते हैं। अब इनकी नाम लिख दो, ये है ए बी सी डी, और इसका नाम लिख सकते हो, इसका नाम पी क्यू आर एस। अगर हम इनकी भुजा लिखें, देखिए इनकी भुजा हम लिख रहे हैं, इसकी भुजा हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, मान लो ये 2.5 की है और ये कितने की है, ये भी 2.5 की। सभी अगर वर्ग है तो सभी भुजा बराबर की होंगी, 2.5 की, 2.5 की, सभी बराबर की होंगी। और इसको बड़े वाले को मान लेते हैं कितने की, तो बड़े वाले को मान लेते हैं 4 की, ये भी 4 की, ये भी 4 की, और ये भी 4 की, और ये भी 4 की। तो अब इनका अनुपात हम निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। अब इनका अनुपात कैसे निकालेंगे, तो हम इनका अनुपात कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए। ए बी बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू। ए बी बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू। लेकिन ए बी बटे पी क्यू कब होगा, जब इनका क्रम लिखेंगे। कैसा क्रम, कि हम कौन कौन से चतुर्भुज में ले रहे हैं। तो चतुर्भुज हमारा कैसा होगा, तो चतुर्भुज ए बी सी डी तथा चतुर्भुज कौन कौन से चतुर्भुज में, पी क्यू आर एस। तो ऐसा क्रम होना चाहिए, तभी तो हम लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू। तो ए बी कितनी है हमारी, तो ए बी हम लिखेंगे सबसे पहले 2.5 की, और पी क्यू कितनी की हमारी 4 की। कितनी की, 4 की। तो यहाँ से दशमलव उठाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 5 से काटेंगे अपन 50 25, और 5 8 40। तो कितना आ गया हमारा, 5/8 आ गया। कितना आ गया हमारा, 5/8 आ गया। अब इसी तरह हम दूसरी भुजा को चेक करेंगे। दूसरा भुजा हमारी कितनी है, तो दूसरी भुजा को ध्यान से देखिए, ए डी ले लो, ए डी वाली ले ले। तो ए डी वाली ध्यान से देखना, ए डी वाली जब हम लेंगे तो ए डी वाली, ए डी क्या लिखेंगे, ए डी बटे क्या हो जाएगा, पी एस। ए डी बटे क्या हो जाएगा, पी एस। तो ए डी भी कितने की है, 2.5 की, और बटे पी एस कितने की, 4 की। तो इसको जब हम काटेंगे तो इसका भी मान कितना आएगा, 5/8 ही आएगा। तो यानी हमें ये देखने को मिल गया सबका अनुपात 5/8 ही आएगा। हाँ, जब सबका अनुपात 5/8 आएगा तो ये सभी आकृति कैसी आकृति हैं, समरूप आकृति। कैसी आकृति है, समरूप आकृति। तो आई होप सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें समरूप आकृति कैसे देखनी है। तो अब आगे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग सबसे पहले त्रिभुज के
समरूपता के प्रमेय बारे में समझेंगे कि प्रमेय क्या होती है, और इसके बाद इस पर आधारित सवालों को हल करेंगे। अगर आप लोगों को जो कुछ इस वीडियो में समझ में ना आया हो उसको कमेंट कीजिए, तो हम आने वाले अगले सेशन में और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि समरूपता आखिर क्या होती है, त्रिभुज की समरूपता कैसे सिद्ध करना होता है। तो हमें यहाँ समझ में आया कि त्रिभुज के समरूप कौन कौन सी आकृति हो सकती हैं। तो आपके वृत्त हो गया, वर्ग हो गए, आयत हो गए, और कौन से हो गए, त्रिभुज हो गए, और जो बहुभुज में आकृति में आती हैं वो भी सारे समरूप आकृति में होंगी। तो यहाँ हम लोग इस चैप्टर में समरूपता के बारे में सिद्ध करेंगे। तो आप लोग को अगर इस वीडियो में किसी चीज़ में समझ में ना आया हो या किसी चीज़ में दिक्कत हुई हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।